पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर एहतजाज के बाद ये लड़ाई शुरू हो जाती है कि एहतजाज बड़ा था, कुछ लोग कहते हैं छोटा था, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ये पोलराइजेशन बहुत ज्यादा, कुछ लोग जो है वो कोशिश करते हैं खाली सड़कें दिखाएं और कुछ लोग दिखाते हैं कि जी एहतजाज हो रहा है और लोग निकले और लोग जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह यह है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करते ही नहीं है। जब कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करेगा तभी आप उसके ऊपर सवाल उठाएंगे ना कि ये अच्छी हुई या बुरी हुई। पीएमएलएन को एक पॉलिटिकल एक्टिविटी किए हुए बहुत लंबा अरसा हो गया। मियां नवाज शरीफ साहब जिस दिन पाकिस्तान वापस आए थे, मेरी नजर में वो आखिरी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो पीएमएलएन ने की थी, और वो भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने बंदे इकट्ठे किए थे और किसी की भी मियां साहब की तरफ तवज्जो नहीं थी। ना कोई बंदा मियां साहब को सुन रहा था, ना देख रहा था, ना कोई देखना चाहता था। मियां साहब आए, कबूतर उड़ाए और मियां साहब के तोते उड़ गए उस दिन कि ये तो वो अवाम ही नहीं है जिनको मैं छोड़कर गया था पाकिस्तान में। मियां साहब के पाकिस्तान से डील करके बाहर जाने और वापस आने के बीच में पाकिस्तान बहुत ज्यादा बदल गया था। लेकिन मियां साहब को जब पता चला कि कादी फायद ईसा साहब आ गए हैं और अब बात बन गई है, तो वो इस चक्कर में वापस आ गए। लेकिन उनके पल्ले कख नहीं बचा। पीपल्स पार्टी भी डिस्कस नहीं होती। फजल रहमान साहब के अपने मदारिस की एक स्ट्रेंथ है, वो ले आते हैं, वो भी डिस्कस नहीं होते। लेकिन डिस्कस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव जो एक जमात है इस वक्त, जो फुली पॉलिटिकली एक्टिव है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और आप माने या ना माने, वो एक पॉलिटिकल हकीकत के तौर पे बार बार सामने आते हैं। इमरान खान साहब ने कम से कम ये करके दिखाया है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी मर्जी हर बार मुसल्लत नहीं कर सकती। बजाय इसके कि तनकीद करें और लड़ाई करें, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली जिसने अगर सामना किया, कम से कम एक जमात तो ऐसी निकली है जो डट कर खड़ी है और अभी तक तबाह नहीं हो सकी, या उसे पीछे नहीं हटना पड़ा, या उसे जमीन पर लेटना नहीं पड़ा। बाकी सारे ये चाहते हैं कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने सबको जूते मारे हैं, लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जूते खाए और उसी तरह हो जाए। बाकी सारे जो है वो सरेंडर कर चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ भी सरेंडर करे तो ये हमारी तरह के हो जाएंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ वो लड़ाई लड़ रही है जो पाकिस्तान की लड़ाई है इस वक्त, यानी एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से घसीट कर बाहर निकालना। पाकिस्तान का इससे बेहतर तो कोई भला नहीं हो सकता, और ये सारी जमातों को करना चाहिए था, और अपने अपने दौर में सबने कोशिश की भी है, लेकिन कामयाब नहीं हुई। वजह यह है कि वो बीच में कोशिश छोड़कर डील कर लेते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी शराइत पे आ जाते थे। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर नहीं आ रहे, यही वजह है कि 2 साल से जेल में है। ना सिर्फ जेल में है, बल्कि इमरान खान साहब सख्त तरीन जेल में है। यानी इमरान खान जेल में बंद होकर बार बार जीत जाता है और एस्टेब्लिशमेंट मुल्क के स्याह और सफेद की मालिक होने के बावजूद हर बार हार जाती है। अवामी दबाव बनाकर रखने में इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये 2 साल अवामी दबाव इमरान खान ने बनाकर रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी वक्त उन्होंने दबाव कम होने दिया हो। एक आदमी है ना, वो आपको दिखाई देता है ना आपको सुनाई देता है, लेकिन इसके बावजूद वो आदमी जेल में बैठकर रेलिवेंट लीडर है। आज आप बदतरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ से पूछेंगे ना, पाकिस्तान में पॉलिटिकली सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा कौन हो गई? इमरान खान। आखिरी दफा कब देखा था जी? 2 साल पहले। आज आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे बड़े मुखालिफ से पूछेंगे ना कि इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत किसके गिर्द घूमती है, वो कहेगा जी इमरान खान। आवाज कब सुनी थी? 2 साल पहले। तो ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी खूबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है कि जेल में आप उसका एहतसाब कर ही नहीं सकते इस बात के ऊपर कि बंदे कितने निकले। आप उसका इसके ऊपर पकड़ कर ही नहीं सकते कि आपने पूरा पाकिस्तान क्यों नहीं बाहर निकाल दिया। भाई, जो लोग कहते हैं कि लाखों लोग क्यों नहीं नजर आ रहे इकट्ठे, तो ये लाखों लोग इकट्ठे तो होने ही नहीं थे किसी जगह पे। इन्होंने तो अपने अपने इलाकों में निकल कर एहतजाज करना था। ये छोटी बड़ी रैलियां निकलनी थी और वो निकली हर तरफ, वो देखा सारे पाकिस्तान ने। जो लोग कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे क्यों नहीं हुए, उनसे गुजारिश है कि जरा वो वहां पे जरा इजाजत देकर तो देखे ना, इस्लामाबाद में वो जो बड़ा वाला पार्क है वहां पे इजाजत दे, फिर तमाशा देखें, जरा माहौल खोले ना 2 दिन के लिए कि जनाब 2-4 दिन कोई पकड़ दकड़ नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुली इजाजत है, वो यहाँ पे आके जलसा कर ले डी चौक में या वो पार्क के अंदर कर ले, तो आप देख ले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लियाकत बाग रावलपिंडी में इजाजत दे दे, या चले मीनारे पाकिस्तान लाहौर में इजाजत दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उन्होंने ये सारी इजाजतें मांगी है, बार बार मांगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उन्हें इजाजत दी नहीं जाती। जो कानूनी इजाजत है वो दी जाती है। अच्छा, एक अखबार है उसको बार बार लोग पेस्ट कर देते हैं उठाकर। जब इमरान खान ने कहा था कि जो जलसे के लिए सामान मुहैया करेगा उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा, ये इमरान खान ने कोई पॉलिटिकल जलसे रोकने के लिए नहीं कहा था। ये जब कोरोना वायरस फैल गया था तब ये एडवाइजरी आई थी कि लोगों को इकट्ठा ना किया जाए,
और जलसे के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं। तो तब इमरान खान साहब ने कहा था कि जो टेंट सर्विस वाले ये सामान मुहैया करेंगे उनका सामान हम जब्त करवा देंगे, क्योंकि वायरस फैल रहा है कोरोना वायरस की वजह से। वरना जहां जहां जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इमरान खान के दौर में जलसे की इजाजत मांगी उन्हें इजाजत मिली है। जहां जहां किसी ने लॉन्ग मार्च करना चाहा उन्होंने किया है। जहां जहां किसी ने फजलुर रहमान साहब आगे कितने दिन बैठे रहे इस्लामाबाद में, ये पीएमएलएन भी आई, पीपल्स पार्टी भी आई, सारे आए, बार बार आए, इमरान खान साहब ने कभी नहीं रोका इन्हें। तो लेकिन इमरान खान एक डिफरेंट आदमी, बड़े महदूद ऑप्शंस के साथ इमरान खान साहब ने मुजामत करके दिखाई है। यानी आवाज आप नहीं सुन सकते, तस्वीर आप नहीं देख सकते, मुलाकातों पे पाबंदी है, सख्त तरीन जेल काट रहा है, लेकिन जेल में बैठ के कोई एक आदमी इतने मुश्किल हालात के बावजूद मुकम्मल तौर पर रेलिवेंट रहा तो वो इमरान खान। ये आपको दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि जब फस्तायत का दौर था पीएमएलएन के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ का दौर, हालांकि ये दौर उससे ज्यादा खौफनाक है, तो तब शहबाज शरीफ ने एक दिन फैसला किया कि वो बरतानिया से पाकिस्तान आ जाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान आने का फैसला किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर जनाब हम कैंपेन चलाएंगे, बहुत पैसा खर्च किया, बड़े लोगों को इन्होंने कहा, सारी पार्टी को इन्होंने मोटिवेट किया, तो कहीं कोई बंदा ही नजर नहीं आया सारा दिन। अगर परवेज मुशर्रफ की तरफ से इजाजत होती तो पीएमएलएन वहां पे उस वक्त लहरे बहरे कर देती बंदों की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज्यादा मुश्किल हालात में उससे अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सबको मानना पड़ेगा। जब शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब था और नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के साथ एयरपोर्ट आ रहे थे तो उन्हें रिसीव करने जाना था, ये मियां साहब का हुक्म था। और मैंने टीवी पे बैठ के उस दिन कहा था कि शहबाज शरीफ किसी सूरत भी कंटोनमेंट में दाखिल नहीं होगा। क्यों दाखिल नहीं होगा? मैंने कहा मैं शहबाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं, ये कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक इतना सा भी कदम नहीं उठाएगा, ये नहीं जाएगा आदमी कभी भी, ये बहुत अच्छा बच्चा है। उस वक्त जावेद चौधरी साहब एक दो और सहाफी थे वहां पे टीवी के ऊपर, मेरे से गर्म हो गए, उन्होंने कहा नहीं 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 शहबाज शरीफ जाएगा। मैंने कहा जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये आदमी कभी भी कैंट की हुदूद में दाखिल ही नहीं होगा। ये वजीर आला पंजाब का बेशक, लेकिन ये कैंट की हुदूद में दाखिल नहीं होगा। और यही हुआ कि मियां साहब को एयरपोर्ट से लेकर चले गए और शहबाज शरीफ साहब कैंट की हुदूद में दाखिल हुए बगैर माल रोड से अपनी तकरीर करके वापस निकल लिए। एग्जैक्टली शहबाज शरीफ साहब ने उस दिन वही किया जो गंडापुर साहब करते हैं आजकल। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चे थे और उसका उन्हें तोहफा भी मिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो इतने अच्छे बच्चे नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत अच्छे बच्चे बन गए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी हुकूमत है, तो वहां बहुत बड़ी बड़ी रैलियां होनी थी। मर्दान में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, स्वाबी इंटरचेंज पे बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, जहां पे असद कैसर साहब और शहराम तरकई खास तौर पे इन्होंने बहुत बड़ा इज्तिमा किया लोगों का, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने बड़ी कवरेज की है, बहुत कवरेज की है। रॉयटर्स के ऊपर मैंने देखा, TRT वर्ल्ड में देखा, अल जजीरा इंग्लिश में देखा, अरबिक चैनल पे देखा, अल अरेबिया में देखा, और मलेशिया टुडे के अंदर मैंने देखा, BBC पे देखा, ब्लूमबर्ग पे देखा, बहुत सारे और बैनुल अक़वामी मीडिया है, जरीदे हैं, अखबारात हैं और मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने ये खबरें चलाई हैं इमरान खान साहब के एहतजाज की, और भरपूर तरीके से ये खबरें चली हैं। गिरफ्तारियां भी हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और बड़े पैमाने पर हुई। गिरफ्तारियों के हवाले से जो अदाद शुमार हैं वो अलग अलग किस्म के आ रहे हैं, तो हुकूमती ज़राए अलग हैं, पुलिस के ज़राए अलग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम अलग है। लेकिन ये किसी सूरत भी अगर आप इसको कहीं पे बीच में इन बिटवीन भी आप देखें तो ये 1200 से ज्यादा कारकुन कम से कम पंजाब में गिरफ्तार किए गए, जिनमें 250 से जायद का दावा किया जा रहा है कि ये लाहौर से गिरफ्तार किए गए। तो इतने बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां तो कभी, यानी जितने बंदे PTI के गिरफ्तार हो गए इतने बंदे तो आजकल PMLN के जलसे में नहीं होते। जितने बंदे PTI के 9 मई से अब तक गिरफ्तार हो गए, इतना बड़ा जलसा तो नवाज शरीफ ने अपनी सारी जिंदगी में नहीं किया होगा। अगर 9 मई और उसके बाद जो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियां हुई ना, ये 20-22-25 हजार बंदा, ये बंदा इकट्ठा कर ले एक जगह पे तो एक बहुत बड़ा हुजूम बन जाता है, बहुत बड़ी तादाद में लोग हो जाते हैं। इतनी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुई हैं कि जितने बंदे किसी बड़े से बड़े जलसे में ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं निकाल सकती, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिखाया, और बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने करके दिखाया। गंडापुर साहब के साथ नाज़रीन बहुत बुरी हुई है। गंडापुर साहब रैली के साथ आए और मैंने जो सहाफी वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने क्या देखा? इवन एक तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनसे भी मैंने पूछा, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी गंडापुर साहब मौजूद जरूर थे, वो एक्टिविटी कर रहे थे और पॉलिटिकली एक वो फिगर है, लेकिन गंडापुर साहब को पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी उस तरीके से जैसे उन्हें किया जाता है। सोशल मीडिया पे थोड़ा बहुत उनका शबशबा चल रहा था, लेकिन गंडापुर साहब ने जब तकरीर की तो उनकी तकरीर टोटल जो है वो 1.25 मिनट से 1.5 मिनट के बीच में थी। उन्हें भी आइडिया हो गया था कि देखिए लीडर को मजा तब आता है जब वो बात कर रहा हो और लोग सुन रहे हो। साउंड सिस्टम था उनके पास, अगर सामने 10-20 हजार लोग खड़े हो जाते तो वो उनसे बात कर सकते थे, लेकिन लोग गंडापुर के कंटेनर के इर्द गिर्द आए, उनकी दिलचस्पी गंडापुर में से खत्म हो गई थी।
तो गंडापुर साहब को यह सोचना चाहिए था अपने पांव पे बार बार कुल्हाड़े मारने से पहले कि वो कुर्बान क्या चीज कर रहे हैं और किस चीज के लिए कर रहे हैं। वजारत आला के लिए अपनी सारा सियासी करियर, अपनी इज्जत, सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। लोगों में एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी कि इस आदमी की ब्रेक उस जगह पे आके लगती है जहां इमरान खान साहब बुलाते हैं। ये हमेशा इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहता है, हमेशा पहुंचता है और जबरदस्त एहतजाज करता है और बड़ी अच्छी टीमें लेकर आता है। तो आज उन्हीं टीमों की गंडापुर साहब की तरफ लगता है तवज्जो ही नहीं थी। वो आए, उन्होंने तकरीर की 1.25 मिनट की, 1.5 मिनट की, वो भी कोई खास बात उन्होंने नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की जो काबिल जिक्र हो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊं। लेकिन फिर गंडापुर साहब निकल गया। तो कारकुन उनकी गाड़ियों के आगे आ गए। बाद में उन्होंने कहा जी किधर जा रहे हैं आप हर दफा में लेकर आते हैं और वापस हमें निकल जाते हैं, या वापस ना जाए, आपको ऐलान करें, कुछ चक्कर चलाएं। वो कारकुन ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे जो पीछे से आ रहे थे, उन्होंने रास्ते रोक लिए। हो सकता है शरारत कर रहे हो, लेकिन फिर गंडापुर के जो गार्ड्स हैं उन्होंने कारकुनों को धक्के शक्के देके रास्ते खोले और फिर गंडापुर साहब सीएम हाउस के लिए रवाना हो गए। तो गंडापुर साहब ने जो कहा था ना कि 3 माह में अपनी सियासत छोड़ने का जो उन्होंने फैसला किया था कि अगर मैं इमरान खान को ना निकाल सका 3 माह के अंदर तो 1 महीना तो गुजर गया, तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, सियासत का अपनी फैसला कर दूंगा, फिर मुझे कोई हक नहीं है। तो अपने आप को जो डेडलाइन गंडापुर साहब ने दी हुई थी ना, तो लगता है ऐसा ही है कि 3 माह में गंडापुर साहब को इस पे फैसला कर लेना चाहिए, क्योंकि अब आसार नजर आ रहे हैं कि अगर गंडापुर साहब ने खुद फैसला ना किया तो जिस तरह की उन्होंने सियासत की है, इस सियासत की मौजूदगी में लोग उनका फैसला कर देंगे। देखिए ना, फजलुर रहमान के भाई ने गंडापुर साहब का चैलेंज कबूल किया हुआ है। चैलेंज गंडापुर साहब ने किया था कि मेरा भाई इस्तीफा देता है, फजलुर रहमान तुम आकर उसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ो। तो फजलुर रहमान साहब के भाई ने कहा कि मेरा बड़ा भाई क्या लड़ेगा, मैं लड़ूंगा आके इलेक्शन, तो तुम कहो अपने भाई को इस्तीफा दे आके इलेक्शन लड़े। तो उस वक्त गंडापुर साहब को बताया गया ये मजाक नहीं करना, पब्लिक अब डिफरेंट मूड में, फजलुर रहमान का भाई असेंबली में आ जाएगा इस चक्कर में। तो फिर गंडापुर साहब अपने चैलेंज से मुकर गए और उस चैलेंज के ऊपर अब वो खड़े नहीं है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं चाहता हूं इस पे हम थोड़ी सी बात कर लें। फिर 1-2 बैनुल-अक़वामी बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। रशिया ने एक बहुत पुराना मुआहिदा जो 38 साल पहले हुआ था उनका अमेरिका के साथ, उसे खत्म किया है। क्यों किया वो बताता हूं। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई कार्रवाई डाल दी, वो भी आपको मैं बताता हूं। खित्ते के हालात बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से मैं उस तरफ जा नहीं पाया। जो इंडिया के साथ हो रहा है, यूक्रेन और रूस के दरमियान जो हो रहा है, और जो अमेरिका इस वक्त इंटरफेयर कर रहा है इस रीजन की सियासत के अंदर, और पाकिस्तान कहां खड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। इस पे हम बात करेंगे बाद में। लेकिन आप ये देखिए, ख्वाजा आसिफ कहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे तनकीद करते हुए, वतन अजीज की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टियां ले चुकी है। पुर्तगाल, ये इन्होंने खोला हुआ था, एक स्कीम खोली हुई थी पुर्तगाल ने कि इतने पैसे लाके इन्वेस्ट करो तो वहां पे वीजा मिल जाता था और वहां पे जो है आपको रेजिडेंसी मिल जाती थी। तो इससे फायदा उठाया बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी ने। पैसा इतना ज्यादा नहीं था और ब्यूरोक्रेसी के लिए तो करोड़ों रुपया मामले कोई नहीं होता। तो ख्वाजा आसिफ ने दावा किया, ये वजीर दिफा है पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी गिरामी ब्यूरोक्रेट्स हैं। मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजारे। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट, इसे मैं डोरेमोन कहता था। आपको याद होगा मेरे पुराने वीलॉग्स, मैंने डोरेमोन बताया था, एक ब्यूरोक्रेट का नाम जिसने बुजदार के दौर में तबाही फेरी हुई थी। ये उसी की बात कर रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब रुपया अपनी बेटियों की शादियों पर सिर्फ सलामियां वसूल कर चुका है। अब 4 अरब की सलामी तो नहीं देता ना कोई 100, 550, 5000, 10,000 इतनी सलामी होती है, सजा क्या होती है। ये तो एक वैसे ही खुशी के लिए एक छोटी सी रकम होती है। अब इसमें 4 अरब तो कोई नहीं देता ना, तो ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का भी एक तरीका है। 4 अरब की सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान को इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि सियासतदान इनका बचा खुचा खाते हैं। ये ब्यूरोक्रेट इतना ज्यादा खाते हैं कि जो बच जाता है वो सियासतदान खाते हैं और चवले मारते हैं। ना प्लाट, ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को ये बात मैं बता दूं कि यहां जो मशहूर है ना पाकिस्तान में एक चीज, वो ये है कि जो पाकिस्तान की क्रीम है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट खा जाती है। उसके बाद जो उसके नीचे बाकी बचा हुआ दूध है वो ब्यूरोक्रेसी पी जाती है। और फिर सियासतदान कहते हैं जो हांडी में लगा हुआ थोड़ा बहुत साइडों पे कुछ बचा कुचा होता है वो हमारे हिस्से में आ जाता है, और सियासतदान फिर मुंह काला कर लेते हैं वो खा के। हालांकि जो सियासतदान है ये इलेक्शन लड़के आते हैं, इनकी पावर सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये पूरी रियासत को चलाने के लिए एक निगरान के तौर पे आते हैं अवाम की जानिब से। इनके पास इख्तियार होता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को नकेल डालें और सियासतदानों को सीधे रास्ते पे लगाए। इनके पास ये मैंडेट होता है
या इख्तियार होता है कि ये नकेल डालें एस्टेब्लिशमेंट को और जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सीधे रास्ते पे लगाए। लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करते हैं और ब्यूरोक्रेसी के पीछे चल जाते हैं उनका बच्चा कुचा खाने के लिए। तो ख्वाजा आसिफ साहब, ये गंद आप लोगों ने मारा है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जब जब कोई एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में खड़ा हुआ तो आप और आप जैसे लोग सामने आ गए और उन्होंने सहूलतकारी की, जिसके नतीजे में ये ब्यूरोक्रेसी का गंद और एस्टेब्लिशमेंट की गलत रविश आज तक पाकिस्तान में चल रही है। ये सिलसिला रुका नहीं। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप, जिसको नोबेल पीस प्राइज के लिए पाकिस्तान ने नामजद किया, उसकी जानिब से खबर है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया है। और अमेरिकी सदर ने सहाफी की जानिब से सवाल हुआ कि गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक आप क्या कहेंगे और कि इनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुंचाने पर है। ट्रंप ने कहा कि बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते, ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसिर होगा, यानी ये इसराइल करेगा। अब आप अंदाजा कर, इसराइल जो है वो फैसला करेगा गजा के साथ क्या करना है, और इसराइल तो फैसला कर चुका है। वहां खबरें छप चुकी हैं पहले ही, और बाकायदा इसराइल ने एक पूरा मैप जारी किया कि वो पूरे गजा पे कंट्रोल करेंगे, कब्जा करेंगे। तो पाकिस्तान इन हजरात को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान की एक आजाद सोच है, एक आजाद खारजा पॉलिसी है, उसके नताइज आपके सामने है। नादरीन, एक काम किया प्यूटन ने, और ये 38 साल पुराना एक मुआहदा था अमेरिका और रशिया के बीच में। और मुआहदा ये था कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF जो है, इनके मुआहदे के तहत कुछ खुद साख्ता पाबंदियां थी दोनों पर, उनसे रशिया ने अपने आप को बाहर निकाल लिया। यह मुआहदा हुआ था जब साबिक सोवियत यूनियन होता था, जब रशिया को सोवियत यूनियन कहते थे। उस वक्त मिखाइल गोर्बाचोव वहां सदर थे रूस के, और अमेरिकी सदर रोनाल्ड रैगन थे। इन दोनों के बीच में 1987 में दस्तखत हुए थे, जिसके तहत 500 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाले जमीन से दागे जाने वाले मिसाइलों की तैयारी, जांच और तैनाती पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। अब रशिया की वजारत के मुताबिक वाशिंगटन को बार बार खबरदार किया गया, मगर अमेरिकी इकदाम से वादे हो गया कि वो ऐसे मिसाइल यूरोप, एशिया और बैरुल में तैनात करने की तैयारी कर रहा है जो रशिया के लिए खतरा हो सकते हैं। लिहाजा रूस ने वादे कर दिया कि अब वो जमीन से दरमियाने और कम फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तैयारी, जांच और तैनाती पर किसी पाबंदी का पाबंद नहीं है। अब वो ये हथियार बनाएगा। हथियार तो ये बनते रहते हैं, लेकिन एक पाबंदी थी जो रशिया ने अब अमली तौर पे अनाउंस करके खत्म कर दी। नाज़रीन, इससे पहले मैं ये अपना वीलॉग खत्म करूं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा मासूमाना और एक बड़ा अजीब सा मशवरा दिया। मैं वो मशवरा पढ़ रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि वो कितने मासूम आदमी है। अचकज़ई साहब कहते हैं, नवाज शरीफ से कहता हूं कि अपने भाई को समझाएं कि इमरान खान से उनके साथियों, बहनों और बच्चों को मिलने दे, और अगर कोई बच्चों को बाप से मिलने से रोकेगा तो वो कोई जनूनी पागल होगा जिसे इंसानियत से दिलचस्पी नहीं होगी। देखें, बड़ी सादगी है आपकी अचकज़ई साहब, आप नवाज शरीफ साहब से ये मुतालबा कर रहे हैं और आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने रोका हुआ है। ये दोनों भाई ना 3 में है ना 13 में। इस मुल्क का कोई फैसला करने में भी ये शामिल नहीं है। हाँ, गुनाहगार जरूर है हर चीज के लिए, ये जिम्मेदार हर चीज के लिए जरूर है, लेकिन इनका करना क्या है? इनकी तो बात ही कोई नहीं सुनता। इनकी तो इतनी औकात नहीं है कि जिस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे तो इन्हें कहा गया कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवा दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और आप लोग भी थे, तो इन्होंने कहा जी मुलाकात करवा देते हैं, और बाद में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी हम नहीं करवा सकते, क्योंकि जेल में बैठे हुए साहब जो हैं, इमरान खान साहब, उन्हें कहते हैं कर्नल है वो नहीं चाह रहे थे कि मुलाकात हो। तो इस हुकूमत की इतनी सी औकात है। किस नवाज शरीफ की बात करते हैं, किस शहबाज शरीफ की बात करते हैं? जूते पॉलिश कर करके सारी पॉलिश इनके हुलिये बिगाड़ चुकी है। ये खुद को नहीं पहचान पा रहे और आप इनको कह रहे हैं कि इनके पास कोई इख्तियार है। कोई इख्तियार नहीं।